शैक्षिक प्रसारण सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र राठौड़, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आरोही आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ पांडवा कैथल, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तिका स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत अध्याय संख्या नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना अध्याय का अध्ययन करेंगे और इस पहली वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के सामने, जो कांग्रेस प्रणाली थी, उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। तो विस्तार से जानने के लिए हम आगे की वीडियो देखते हैं। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कांग्रेस प्रणाली क्या थी, यानी कि कांग्रेस प्रणाली जो है वो जो ये पूरा आपका पाठ है, जिस पाठ का नाम ही ये है कि कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, तो उसमें कांग्रेस प्रणाली क्या थी इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जो कांग्रेस प्रणाली के सामने आई और किस प्रकार से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई। और इसके अंतर्गत हम जानने का प्रयास करेंगे राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। राजनीतिक उत्तराधिकार का अर्थ क्या है बच्चों? कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी, प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन बना। यानी कि पहले स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए 1952 के अंदर, उनके अंदर माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद उनकी मृत्यु जो है हुई 1964 में, और उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना, उनके बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे आप अपने आम जीवन में भी देखते हैं, उत्तराधिकारी क्या होता है, जो मान लीजिए आप जो हैं, आप अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि उसके बाद जो है आपके पिता के बाद आपके परिवार को जो है आप संभालेंगे। इसी प्रकार से राजनीतिक उत्तराधिकारी क्या है कि राजनीति में उत्तराधिकार किसके पास गया। ये जरूरी नहीं है कि पिता का उत्तराधिकार पुत्र के पास ही जाए, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, और उसके बाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बने, इसको विस्तार से हम जानने का प्रयास इसमें करेंगे। फिर हम जानेंगे कि चौथा आम चुनाव जो कि 1967 में हुआ, इस चुनाव को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। इस चुनाव का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये चुनाव ऐसा चुनाव था जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आई, और जो आपने द्वितीय अध्याय के अंदर जाना था कि एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो दौर किस प्रकार से समाप्त होता नजर आया, इसको बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। और इसी दौरान हम एक और शब्द का प्रयोग यहाँ बार बार होगा, खतरनाक दशक, डेंजरस डिके जिसे कहा जाता है, वो क्या था, उसके बारे में भी विस्तार से हम आगे की वीडियो में जानेंगे। कांग्रेस प्रणाली, यानी कि कांग्रेस प्रणाली क्या थी। कांग्रेस के एक दल के प्रभुत्व के कालखंड में राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रारंभिक दौर में कांग्रेस शासक और विपक्ष दोनों ही दलों की भूमिका अकेली ही निभाती थी। भारतीय राजनीति के इस कालखंड को ही कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम कहें कि कांग्रेस प्रणाली क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कालखंड का एक ऐसा दौर जिसके दौरान सत्ता में भी कांग्रेस ही थी और विपक्ष में भी कांग्रेस ही थी, मंच पर भी कांग्रेस थी और नेपथ्य में भी कांग्रेस थी, यानी कि दोनों ही भूमिकाएं कांग्रेस अदा कर रही थी। कहने का अर्थ क्या है कि ये कालखंड एक ऐसा कालखंड था, एक समय का ऐसा भाग था जिसमें कांग्रेस का वर्चस्व इतना था कि विपक्ष में ही कांग्रेस नजर आती थी और सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस नजर आती थी।
यानी कि कांग्रेस का विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आता था। इस सारी व्यवस्था को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि कांग्रेस प्रणाली के सामने जो सत्ता पक्ष में भी कांग्रेस नजर आ रही थी और विपक्ष में भी कांग्रेस नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस प्रणाली के सामने कुछ चुनौतियां थी। वो चुनौतियां क्या आई? पहली चुनौती आई राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। यानी कि जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सर्वमान्य नेता थे और सभी पार्टी के जितने भी मेंबर थे वो सभी उनका आदर करते थे और उनको जो है प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता था, माना जाता था, उनकी बात को सभी पार्टी के सदस्य मानते थे। लेकिन जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, उसके बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन हो? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने महात्मा गांधी की तरह ये तो घोषित नहीं किया था कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी अमुक व्यक्ति होगा। तो इसलिए राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती उत्पन्न हुई। अब राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती उत्पन्न हुई तो वो किस प्रकार से फैली, वो देखते हैं। जब हम राजनीतिक उत्तराधिकार की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को राजनीतिक उत्तराधिकारी माना गया। बच्चों, आपको ज्ञात है कि 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु होने के बाद ये यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर और क्षेत्रीय मीडिया तक के अंदर ये बातें चलने लगी, क्या अब लोकतंत्र कायम रह पाएगा? नेहरू ने जिस लोकतंत्र को इतने आगे तक बढ़ाया था, क्या वो लोकतंत्र आगे भी सफल हो पाएगा? ये प्रश्न खड़ा था। तो ऐसी स्थिति में एक सशक्त, समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति का कांग्रेस की प्रधानमंत्री के तौर पे आना बहुत जरूरी था। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उस समय के कामराज, कुमारस्वामी कामराज, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अपने कार्य में वो काफी निपुण थे, लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सलाह मशवरा किया और उसके बाद जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुझाया गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो एक प्रधान समझौताकार और समन्वयकार के रूप में प्रसिद्ध थे तथा अपनी सादगी और सत्यनिष्ठा के कारण वो सभी के चहेते थे। तो 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लाल बहादुर शास्त्री जी ने ली और जैसे ही वो भारत के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कई सारी चुनौतियां जो हैं वो आकर खड़ी हो गई। चुनौतियां क्या थी? चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती उस समय जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने आई, वो थी देश के अंदर अकाल पड़ना और भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाना। इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया और भारत जो है उसने इस स्थिति को संभालने के लिए इस कम कद के लेकिन बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के इंसान का बहुत बड़ा योगदान है। 1965 के भारत पाक युद्ध के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़े ही साहस और शौर्य का परिचय देते हुए न केवल इस युद्ध में विजय प्राप्त की, अपितु पाकिस्तान को नाकू चने चबा दिए। लेकिन इसी दौरान एक घटना और हुई। 1965 में जब युद्ध की स्थिति चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो इस युद्ध में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि हमारे यहां से जो गेहूं भारत के अंदर निर्यात होता है, हम उसकी सप्लाई रोक देंगे और भारत युद्ध को रोक दे।
उस समय बच्चों हमारे देश के अंदर अनाज इतना अधिक उपज नहीं होती थी अनाज की, और हमें जो है विदेशों के ऊपर जो है वो आश्रित रहना पड़ता था कि वहां से अनाज आए और हमारे भोजन की आवश्यकता पूरी हो। तो ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़े संयम और साहस का परिचय देते हुए कहा कि हम जो है भारत की अस्मिता के साथ, या भारत की जो एकता है या भारत की अखंडता है उसके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा कि संपूर्ण भारतीयों से अपील की गई कि वो सप्ताह में एक दिन जो है वो उपवास रखेंगे, और इसका प्रारंभ उन्होंने स्वयं अपने घर से किया। उन्होंने अपने घर के अंदर सारे साधन उपलब्ध होते हुए भी एक दिन का उपवास रखा, अपने सभी बच्चों को भी उपवास पर रखा, अपनी पत्नी को भी उपवास पर रखा, और पूरे देश के अंदर आह्वान किया, तो पूरे देश ने जो है उनका साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने न केवल जवानों का हौसला बढ़ाया बल्कि किसानों का भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने एक उस समय का बहुत ही लोकप्रिय नारा दिया, जय जवान जय किसान, यानी कि सीमा पर जवान खड़ा है और खेतों में किसान खड़ा है। जब उन्होंने ये नारा दिया और एक किसान की भांति जो प्रधानमंत्री आवास था उसके अंदर खेती की, ये पहले प्रधानमंत्री थे भारत के जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास का प्रयोग खेती के कार्यों के लिए किया। इसके बाद अनेक विभाग थे जिनके अंदर रेलवे विभाग था, उसने भी अपने जो उनकी अधिकृत भूमि थी उसके अंदर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद देखिए पूरे देश का सहयोग देखिए, और पूरे देश का, हमारे देश के किसानों का सहयोग देखिए, हमारे देश के जवानों का साहस देखिए कि हमने न केवल पाकिस्तान को पूरे तरीके से इस युद्ध में हराया, उसके बाद हमने खाद्यान्नों के मामले में भी वो स्थिति प्राप्त कर ली कि हमें अमेरिका के सामने झुकना नहीं पड़ा। लेकिन बच्चों, ये कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं, उनकी जरूरत कहीं ना कहीं ईश्वर को भी होती है। और यही हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सदा सदा के लिए हमारे से विदा हो गए, और भारत ने एक ऐसा लोकप्रिय नेता खोया जो अपनी सादगी के बल पर जनमानस से निकलकर और संसद भवन तक पहुंचा था। उस नेता को हमने खो दिया। शायद शास्त्री जी होते तो हमारा देश और भी अधिक उस समय में उन्नति और प्रगति करता। तो ये था नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का काल। बच्चों, छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान रखना। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद को कब ग्रहण किया, भारत पाक युद्ध कब हुआ, या फिर आपसे पूछा जा सकता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप इनको जरूर याद करके चलें। ताशकंद समझौता बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान का 1965 का जो युद्ध हुआ उसकी समाप्ति इस समझौते के बाद हुई थी। और ये समझौता ताशकंद, जो कि पूर्व सोवियत संघ, जब भारत रूस जो है संयुक्त रूस हुआ करता था, उस समय रूस का एक जगह थी ताशकंद, जहां पर यह समझौता हुआ था रूसी जो शासनाध्यक्ष हैं उनकी मध्यस्थता के कारण। और इसमें जो है भारत और पाकिस्तान की तरफ से जो शासनाध्यक्ष थे वो शामिल हुए। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो ताशकंद समझौता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किन प्रधानमंत्रियों ने किए थे, या किन किन के बीच हुआ, या कब हुआ। ध्यान रखिए आप। इस समझौते की विशेषताएं क्या थी? संयुक्त राष्ट्र की पहली विशेषता, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार परस्पर अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों ही देश आपस में स्थापित करेंगे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, जिसके अंदर जो ये लिखा गया है कि सभी देश जो है शांतिपूर्ण तरीके से और सह अस्तित्व के साथ रहेंगे, उन बातों को मानते हुए दोनों देश आपस में परस्पर अच्छे संबंध बनाएंगे
ये पहली बात थी। दूसरा, इसमें कहा गया 5 अगस्त 1965 की पूर्व स्थिति में दोनों ही देश लौट जाएंगे। बच्चों, ये जो इस समझौते की बात थी, ये कहीं ना कहीं हमारे भारत के पक्ष में नहीं रही, क्योंकि 5 अगस्त 1965 को पूर्व की स्थिति वो थी जब पाकिस्तान ने भारत के काफी हिस्से के ऊपर जो है वो कब्जा जमा लिया था, और उस हिस्से को स्वतंत्र कराने के लिए ही भारत ने युद्ध किया। लेकिन हमने ऐसा समझौते के अंदर लिख दिया था, तो हमारी सेनाएं जहां लाहौर तक पहुंच चुकी थी उनको वापस लौटना पड़ा। और उस समय जो है, उस समय के बाद जो एक प्रमुख कवि हैं हरिओम पवार, उन्होंने लिखा कि समझौते की टेबल पर हम चले गए और हमारे लाल बहादुर इस दुनिया से चले गए। यानी कि हम जो है वो असली जंग में तो जीत गए, लेकिन कागज पर हम जंग को हार गए। इस समझौते में कहीं ना कहीं कमियां रही। अगला पॉइंट क्या था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और दुष्प्रचार से बचें। यानी कि दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार, बुरा प्रचार जो वो मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे। फिर कहता है आपसी व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों में सुधार, कि दोनों ही देश आपसी व्यापार को बढ़ावा देंगे और सांस्कृतिक संबंध हैं एक दूसरे के, उनके अंदर सुधार का प्रयास करेंगे। तो ये बातें थी ताशकंद समझौते के ऊपर। ताशकंद समझौते के ऊपर आपसे नोट भी पूछ लेता है एग्जामिनर कई बार कि ताशकंद समझौते के ऊपर एक नोट लिखें, तो उसमें आपको ये बातें लिखनी होती है। शास्त्री जी की असमय मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने उत्तराधिकार का प्रश्न फिर से उठ खड़ा हुआ कि उनके निधन के बाद जो है वो भारत का प्रधानमंत्री कौन बने। गुलजारी लाल नंदा 13 दिन तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद जो है वो पार्टी के अंदर ये जोड़तोड़ होने लगा कि किस प्रकार से किसे राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया जाए अब जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इंदिरा गांधी का नाम उठने लगा। इंदिरा गांधी जो कि न केवल जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, सन 1959 में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बनी थी। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना तथा प्रसारण मंत्री के रूप में वो कार्य कर चुकी थी। राजनीतिक समझ भी अच्छी थी और एक राजनीतिक घराने से भी आती थी। तो के कामराज, जगजीवन राम, निजलिंगप्पा आदि ने जो नेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए जो है वो लामबंदी की और इंदिरा गांधी का नाम जो है वो सुझा दिया कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे मोरारजी देसाई। उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए पेश किया। के कामराज, जगजीवन राम, निजलिंगप्पा, इनका उद्देश्य इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का यही था, क्योंकि इनकी नजर में ऐसा था, इनको ऐसा लगता था कि इंदिरा गांधी को राजनीतिक समझ कम है, जबकि जगजीवन जो मोरारजी देसाई एक मंझे हुए नेता हैं। अगर इंदिरा गांधी नेता बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, तो वो हमारे कहे अनुसार काम करेगी, और अगर मोरारजी देसाई बनते हैं तो वो अपने अनुसार काम करेंगे। तो इसलिए इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम सुझाया और मोरारजी देसाई ने अपना जो है वो दावेदारी पेश की। तो इसके लिए पहली बार जो है कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ। 19 जनवरी 1966 को पार्टी के नेता पद के लिए चुनाव हुआ और इस चुनाव में इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 तथा मोरारजी देसाई के पक्ष में 169 वोट जो है वो पड़े, और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जो है वो उनको पार्टी का नेता माना गया और उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ जो है वो 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने ली। अब कांग्रेस पार्टी की विशेषता रही
कि वो जो है प्रारंभ में ये विशेषता रही है कि उसके अंदर विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे और विभिन्न नेताओं को सम्मान दिया जाता था। तो मोरारजी देसाई को भी जो है वो सम्मान देने के लिए 1967 में उप प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। पार्टी के नेता पद के लिए चुनाव होने के बाद भी, हारने के बाद भी मोरारजी देसाई को जो है वो उप प्रधानमंत्री बना दिया गया 1967 में, ताकि पार्टी के अंदर शांति व्यवस्था रहे और कांग्रेस पार्टी ठीक तरीके से काम आगे कर सके। अब बच्चों, इस पाठ का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा आता है 1967 के आम चुनाव, जो चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में, तो वो हिस्सा आता है। तो उसमें हम पहले जानते हैं कि 1967 में जो आम चुनाव हुए उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय माहौल क्या था। तो पहला क्या था, देश के अंदर कमजोर अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि देश दो बड़े युद्धों से अभी अभी निपटा था, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। देश की अर्थव्यवस्था जो हो वो काफी कमजोर हो गई थी, सैनिक खर्चों में बढ़ोतरी हो रही थी और विकास कार्यों से हाथ खींचना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी ये जरूरत हो गई थी कि अब हमें जो हो वो सैनिक सहायता शक्ति को बढ़ाना था, क्योंकि चीन के साथ हम बड़े बुरे तरीके से हारे थे। हालांकि पाकिस्तान के से हमने एक बड़ी जीत हासिल की, लेकिन चीन के साथ जो हार थी वो कहीं ना कहीं हमें ये सबक दे गई, हमें ये सीख दे गई कि अब हमें सैनिक तौर पर अच्छे तरीके से तैयार रहना होगा। इस दौरान देश को विदेशी सहायता भी ना के बराबर मिल रही थी, क्योंकि बच्चों अगली जो आपकी पुस्तिका होगी उसमें आप जानेंगे गुटनिरपेक्षता क्या थी। भारत ने गुटनिरपेक्षता का पालन किया था। गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक अमेरिकन गुट जिसे पूंजीवादी गुट कहा जाता था और एक रशियन गुट जिसे साम्यवादी गुट कहा जाता था। इन दो गुटों में पूरा विश्व बटा हुआ था। तो भारत ने इन दोनों ही गुटों में ना जाके और गुट निरपेक्ष दोनों गुटों से अलग रहने की एक व्यवस्था बनाई, और उससे अन्य देशों को भी इससे सहायता मिली। खैर वो हम बाद में बात करेंगे गुट निरपेक्षता की। तो यहाँ गुट निरपेक्षता का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि भारत ना तो अमेरिका के गुट में था और ना ही रूस के गुट में था। तो अब भारत को ना तो अमेरिका से सहायता मिल रही थी और ना ही रूस से, जबकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकी गुट में था तो पाकिस्तान को अमेरिका से सहायता मिल रही थी। चीन जो था वो रशियन गुट में था तो रूस से सहायता मिल रही थी, हमें सहायता ना के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति थी जब 1967 के चुनाव हुए। रुपये का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज। इसका अर्थ क्या है कि जो हमारी देसी मुद्रा थी रुपए, उसका मूल्य घटाकर विदेशी मुद्रा के यथोचित अनुपात में लाना पड़ा हमें, यानी कि हमें अपने पैसे की जो कीमत है, रुपए की जो कीमत है वो गिरानी पड़ी। और अगली बात क्या थी इस चुनाव की पृष्ठभूमि में, कि विपक्ष जो है, कांग्रेस के खिलाफ जो भी पार्टियां थी, उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के अंदर 40 से 45% मत प्राप्त करती है, लेकिन 55% सीटों को जीत जाती है। माफ कीजिएगा, 75% सीटों को जीत जाती है, जबकि 55% जनसंख्या ऐसी है, वोटर ऐसे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं। तो अगर हम एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस को हराया जा सकता है। ये पृष्ठभूमि थी 1967 के आम चुनाव की। यानी कि आपको पृष्ठभूमि का अर्थ क्या है, आपको उस स्थिति को जानना होगा कि जब वो चुनाव हुए तो उनसे पहले परिस्थितियां क्या थी, कौन कौन क्या क्या परिस्थितियां थी जिनको आधार मानकर लोगों ने वोट किया, लोगों ने किस प्रकार से वोटिंग बिहेवियर उनका रहा। तो इसके जानने के लिए 1967 की पृष्ठभूमि को हमने जाना। अब देखते हैं 1967 के चुनाव किस प्रकार से हुए और उनके क्या परिणाम निकले। बच्चों, ये 1967 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनके परिणामों को दर्शाता हुआ एक मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं पीले रंग के जो राज्य हैं वे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत मिला, और लाल रंग के वे प्रदेश हैं जहां कांग्रेस को 1967 के विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाया।
तो आप देख सकते हैं कि कितने राज्यों के अंदर जो है वो कांग्रेस अपने सत्ता से हाथ धो बैठी। और इसीलिए कहा जाता है कि 1967 के जो चुनाव हैं, 1967 तक का जो काल है वो कांग्रेस के 1952 से 1967 तक का काल एक दल के प्रभुत्व का दौर कहलाता है। लेकिन 1967 में कहीं ना कहीं एक दल का प्रभुत्व खत्म होता हुआ नजर आया। अब बच्चों, 1967 के जो चुनाव हुए उनमें जनादेश क्या आया, जनता ने किसे चुना। ये जो चुनाव के परिणाम हुए, ये परिणाम चौंकाने वाले थे, क्योंकि केंद्र में जहां कांग्रेस का एक दलीय प्रभुत्व था वहां कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन वो पहले 3 आम चुनाव से काफी कम था। कहां तो कांग्रेस को 75% सीटें मिल रही थी, लेकिन अब वो ग्राफ घटकर नीचे आने लगा। इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लोकसभा में स्थान प्राप्त नहीं कर सके, जिनके अंदर के कामराज, के बी सहाय, महाराष्ट्र के एस के पाटिल, बंगाल के अतुल घोष, ये वो बड़े बड़े नेता थे जिन्हें कांग्रेस का धुरंधर कहा जाता था। लेकिन इस चुनाव के अंदर वो चुनाव हार गए। 9 राज्यों में कांग्रेस सत्ता से हाथ धो बैठी। ये 9 राज्य कौन से हैं बच्चों? इन 9 राज्यों में आपका राज्य भी शामिल है। मद्रास, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका गृह राज्य हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। इन राज्यों के अंदर कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अनेक राज्यों के अंदर गठबंधन की सरकार बनी और एक प्रकार से कांग्रेस का जो प्रभुत्व था वो लगभग समाप्त होता नजर आ रहा था। कांग्रेस की जो छवि थी वो धूमिल होती नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने पतन की तरफ बढ़ रही है और एक दल का जो प्रभुत्व हुआ करता था वो अब समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार के जनादेश जो हैं इस चुनाव के माध्यम से आए। बच्चों, इस अध्याय के अंदर एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है आपका, वो कई बार आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, डेंजरस डिके। क्योंकि 1960 के दशक में भारतीय राजनीति में या भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण इस दशक को जो है, दशक क्या होता है? 10 वर्ष का समूह। 1960 का दशक मीन्स 1960 से 1970 का जो समय था उसे। तो इसे खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के ऊपर 2 आक्रमण हुए। 1962 में जो है चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। 1954 में जहां हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे, वही चीनी सेना जो है वो हमारे ऊपर चढ़ाई की उस सेना ने, और इस युद्ध में हम बुरी तरीके से हारे। तो ये भी एक दुखद जो है क्षण था। इसके साथ 1963 में हजरत बल मस्जिद विवाद हुआ। हजरत बल मस्जिद विवाद क्या था बेटा? बच्चों, श्रीनगर के अंदर एक मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर मोहम्मद साहब, जो कि मुस्लिम धर्म के जो है वो आदरणीय हैं, उनका एक पवित्र बाल रखा हुआ था। सरकार उनका पवित्र बाल जो था, वो बाल जो है केश, वो रखा हुआ था। लेकिन वो बाल वहां से चोरी हो गया और इस बाल को चोरी करने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। और उद्देश्य क्या था कि वो बाल चोरी हो जाए और ये भ्रांति फैलाई जाए कि हिंदुओं ने जो है वो मोहम्मद साहब का बाल जो है वो चोरी करके उसकी बेकदरी की है, और इस प्रकार से भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क जाएं। लेकिन इस दौरान जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ काम लिया और न केवल खोए हुआ बाल मिला, अपितु पाकिस्तान की जो ये साजिश थी इसका भंडाफोड़ भी हुआ। तो ऐसी स्थिति एक बार आ गई थी कि देश के अंदर जो है वो सांप्रदायिक दंगे होने प्रारंभ हो गए थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर काबू पा लिया गया। इसलिए भी इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। इस दशक के अंदर जो है वो देश ने 2 प्रधानमंत्री को खोया।
1964 में जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी, इतने योग्य कुशल नेता और को हमने खो दिया। इसलिए भी इस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। 1965 में इस दशक के दौरान भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ा देश के अंदर और भुखमरी फैल गई। इस कारण भी इस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो ये सारी बातें मिलकर जो है इस दशक को खतरनाक दशक कहने के लिए या बोलने के लिए जो है वो मजबूर करती हैं। आप अपने आम जीवन की बोलचाल में भी आप देखते होंगे कि भाई ये वर्ष जो है वो बड़ा खतरनाक था। 2020 का जो वर्ष होगा, जो वर्ष रहा, वो हम ये कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक वर्ष रहा, क्योंकि इस दौरान हमने कोरोना की विभीषिका को झेला, हमने अपनों को खोया है इस वर्ष में, तो हम इसे खतरनाक वर्ष कहेंगे। इसी प्रकार से इसे खतरनाक दशक कहा जाता था, क्योंकि इसके अंदर अनेक दुखद और अप्रिय घटनाएं हुई, इसलिए खतरनाक दशक 1960 के दशक को कहा जाता है। चलो बच्चों, अब जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या सीखा। पूरी वीडियो आपने देखी और मुझे आशा है कि आपको अच्छी भी लगी होगी। तो अब जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, और साथ में ही आपके लिए मैं जाते जाते गृह कार्य भी छोड़ जाता हूं। आपको जो दिए गए प्रश्न हैं वो अपनी पुस्तिका है, अभ्यास की पुस्तिका, उसके अंदर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ताशकंद समझौता क्या था। दूसरा प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। अभी अभी हमने चर्चा की है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोरारजी देसाई के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री कब बने, आपको सन बताना है। और कांग्रेस प्रणाली क्या थी, जिसका जिक्र हमने प्रारंभ में आपसे किया था। आपको बच्चों इन प्रश्नों को अपनी जो एनसीईआरटी की पुस्तिका है उस पुस्तिका के माध्यम से ढूंढना है, खोजना है, और इसको आपकी अभ्यास की पुस्तिका के अंदर इनको लिखना भी है। ये आपके भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस अध्याय का अगला भाग देखेंगे। आपने पूरी तन्मयता के साथ इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।